क्वेश्चन दिमाग में आता है कि ये जो पानी का सरफेस है ये हमेशा हॉरिजॉन्टली क्यों रहता है। भाई ये बॉटल में पानी भरा हुआ है, देखिए इसका सरफेस हॉरिजॉन्टल है। अगर हम बॉटल को घुमाएंगे भी सही ना, गौर से देखिएगा, तो भी ये सरफेस हॉरिजॉन्टल ही रहेगा। देखिए सरफेस अभी भी हॉरिजॉन्टल है। ये बॉटल टेढ़ी हो गई है लेकिन सरफेस अभी भी हॉरिजॉन्टल ही है। इसको इनफैक्ट हम पूरा ऐसे घुमा देंगे और एक बार स्टडी स्टेट आने देंगे तो देखिए बॉटल तो टेढ़ी हो गई है लेकिन पानी का सरफेस अभी भी हॉरिजॉन्टल है। अब अगर कोई हमसे बोले इसमें ये पता है ऐसा क्यों है, क्योंकि ग्रेविटी वर्टिकल है। हम बोलेंगे एक मिनट, ग्रेविटी वर्टिकल से पानी का सरफेस हॉरिजॉन्टल होने का क्या लेना देना है। ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड लग रही है तो पानी का सरफेस या किसी भी आइडियल फ्लूइड, आइडियल लिक्विड का सरफेस हॉरिजॉन्टल रहेगा, ऐसा कैसे हो रहा है। देखिए समझते हैं इसको अपन। अब देखिए हमने एक बीकर में पानी भर लिया, पूरा ये ऊपर तक है ना, एकदम हॉरिजॉन्टल है। अब पानी पता है आइडियल फ्लूइड ले, अगर आइडियल लिक्विड ले अपन, ये आइडियल लिक्विड ले तो आइडियल लिक्विड शियर स्ट्रेस रेजिस्ट नहीं कर सकता है। इसका मतलब क्या है, देखिए अगर हम इस पर टेंजेंशियल फोर्स लगाएं, देखिए तो कोई रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा, आराम से पानी हमारे टेंजेंशियल फोर्स के साथ में मूव कर रहा है। आप आराम से पानी के ऊपर हाथ चलाएंगे तो देखिए पानी बिल्कुल आपके हाथ के साथ में मूव करेगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब मान लीजिए अगर हम कोई सा सॉलिड ऑब्जेक्ट लें, जैसे मान लीजिए हमने स्टोन ले लिया है, सॉलिड ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब अगर इसमें हम एक लेयर पे, देखिए एक लेयर पे, ऊपर लेयर पे फोर्स लगाएं तो भी ये मूव नहीं कर रही है, ये शियर स्ट्रेस सस्टेन कर रही है। देखिए ऊपर वाली लेयर, ये पूरा ऑब्जेक्ट शेयर स्ट्रेस सस्टेन कर सकता है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है ये। और पानी तो देखिए आराम से एक ऊपर वाली लेयर आराम से नीचे वाली लेयर के ऊपर स्लाइड कर रही है। मतलब ये जो लिक्विड है, ये पानी शियर स्ट्रेस, टेंजेंशियल फोर्स रेजिस्ट नहीं कर सकता है। तो जब टेंजेंशियल फोर्स रेजिस्ट नहीं कर सकता है तो पता है क्या करता है, ये अपना सरफेस जो इसके ऊपर फोर्स लग रही है उसके परपेंडिकुलर कर लेता है, जिससे कि कोई टेंजेंशियल कंपोनेंट ना आए। तो देखिए इसके ऊपर ग्रेविटी किधर लग रही है, इसके ऊपर ग्रेविटी किधर लग रही है, नीचे लग रही है। तो ये इसने अपना सरफेस जी के परपेंडिकुलर कर लिया। इसने जो mg लग रही है, जो g है, इसने अपना सरफेस उसके परपेंडिकुलर कर लिया। और g किधर रखती है, वर्टिकल। तो इसने अपना सरफेस क्या कर लिया, हॉरिजॉन्टल, ताकि उस g का कोई कंपोनेंट ना आए। तो देखिए क्या सीखा हमने, कोई लिक्विड जो है बीकर में भरा हुआ आइडियल लिक्विड है तो ये शियर स्ट्रेस सस्टेन नहीं कर सकता, इसलिए इसका जो सरफेस है वो जी के परपेंडिकुलर होता है। बेसिकली mg जो फोर्स लग रही है उसके परपेंडिकुलर देखा इसका सरफेस, ठीक है। चलिए भाई बहुत अच्छी बात, यहां तक समझ में आई। लेकिन पता है अगर हम इस बीकर को एक्सेलरेट करवा दें हॉरिजॉन्टली, अगर इस बीकर को एक्सेलरेट करवा दें हॉरिजॉन्टली, तो इस सरफेस का शेप पता है कैसा हो जाएगा, इसका शेप कुछ ऐसा स्लांट हो जाएगा, ऐसे टेढ़ा हो जाएगा। करके भी देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट आप ऐसा। लेकिन सर अभी तो आपने बताया कि वो जी के परपेंडिकुलर होता है, शियर स्ट्रेस सस्टेन नहीं कर सकता है। वो लिक्विड का जो सरफेस है एक्चुअली में जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर होता है। जी इफेक्टिव के, जी इफेक्टिव का कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं। तो जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर होता है वो। देखिए जब ये ए नहीं होता तो जी इफेक्टिव जी के बराबर होती है, तो वो हॉरिजॉन्टल होता है। अब जब ये ए एक्सेलरेशन इधर है तो जी इफेक्टिव किधर होगी, क्या करते हैं हम, जिधर एक्सेलरेशन होता है उसका उल्टा करके ए जोड़ देते हैं जी में, तो जी इफेक्टिव मिल जाती है हमको। तो देखिए हम क्या करते हैं, इस ए को उल्टा कर देते हैं। भाई ये सरफेस मान लीजिए थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ में, हमको अब ये निकालना है कितना कितना थीटा बना रहा है, क्या कर रहा है, एनालिसिस भी करेंगे इसका हम। अभी देखते हैं सरफेस जो आ रहा है, स्लांट जो सरफेस आ रहा है, ये जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए के अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट वेक्टर बनाएंगे एक, ठीक है ना, उतने मैग्नीट्यूड का, और उसको जी के साथ वेक्टोरियली जोड़ देंगे।
तो जो इनका वेक्टर सम आएगा वो जी इफेक्टिव होता है, हमको पता है। तो अब देखिए क्या ये सरफेस जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर है क्या? यस, देखिए सरफेस बिल्कुल जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर आ रहा है। ए से एक्सेलरेट होता हुआ बीकर, इसका जो सरफेस है वो जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर होता है। अब देखिए जब ए नहीं होता है तो जी इफेक्टिव वर्टिकली डाउनवर्ड्स होता है, तो सरफेस हॉरिजॉन्टल होता है तब। लेकिन अभी एक्सेलरेशन है तो जी इफेक्टिव कैसे निकालते हैं? ए का उल्टा करके जी में जोड़ देते हैं, जो इफेक्टिवली आता है वो जी इफेक्टिव होता है। तो ये टेढ़ी जी, एक तरह से मानिए इफेक्टिवली जी टेढ़ी लग रही है, तो उसके परपेंडिकुलर सरफेस हो गया है अब ये। तो चलिए अब एनालिसिस करते हैं कि भाई ये थीटा कितना होगा अगर ये ए से एक्सेलरेट कर रहा है तो। ठीक है, एक्सपेरिमेंट वगैरह सब कर लिया हमने, समझ में भी आ गया हमको। ठीक है, चलिए अब भाई ए से इधर जा रहा है तो सूडो में ए इधर, जी इफेक्टिव जी इधर। ठीक है, ये एंगल थीटा। अब एक काम करते हैं हम, ये एंगल जो थीटा है जरा इसको देखें अगर, तो ये एक वर्टिकल लाइन अगर हम यहां से बनाए, दिस इज परपेंडिकुलर। ठीक है, सो दिस इज लाइक 90 माइनस थीटा, ये भी 90 डिग्री है तो दिस इज लाइक 90 माइनस थीटा, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, और ये भी 90 डिग्री है पूरा, सो दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, तो भाई ये वाला जो एंगल है ये भी थीटा हो गया वर्टिकल के साथ में, मतलब ये वाला एंगल भी थीटा हो गया। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? देखिए tan थीटा की वैल्यू हो गई a बाय जी, tan थीटा की वैल्यू हो गई a बाय जी। तो ये tan थीटा इक्वल टू a बाय जी, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स a बाय जी पर ये इंक्लाइन होगा हॉरिजॉन्टल के साथ में। चेक भी कर लेते हैं, अगर a की वैल्यू 0 हो, ये एक्सेलरेट ही ना हो, तो ये थीटा 0 होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, सरफेस हॉरिजॉन्टल हो जाना चाहिए। तो देखिए थीटा 0 हो जाएगा जब a 0 हो गया, तो सही आ रहा है आंसर, tan थीटा इक्वल टू a बाय जी। ठीक है, इतने एंगल पे ये इंक्लाइन होता है, और जैसे जैसे a बढ़ता जाएगा ये थीटा भी बढ़ता जाएगा। चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लेते हैं इसके ऊपर। मान लीजिए हमको गिवन है अ क्यूबिकल बीकर ऑफ लेंथ l fully filled with water is accelerated slowly from 0 to g by 3। अच्छा, अब ये क्यूबिकल बीकर है एक, एल साइड का क्यूबिकल बीकर है, इसको एक्सेलरेट करने स्टार्ट करा, पूरा भरा था ये 0 से लेकर g by 3 तक, इसको एक्सेलरेट करा दे, फिर ये g by 3 से एक्सेलरेट कर रहा है, तो ये पूरा भरा था, तो पानी ढुलेगा ही सही। इसको ग्रेजुअली इनकी एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहे हैं, पानी ढुलता जा रहा है, और इसका जो फाइनली एक्सेलरेशन जो हुआ g/3 से इसको एक्सेलरेट कराते जा रहे हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है फाइंड वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग इनसाइड द बीकर, कितना पानी बचा बीकर में। तो देखिए कुछ ऐसा सरफेस हो जाएगा, ये a इक्वल टू g/3 से है, तो जो ये सरफेस है वो g इफेक्टिव के परपेंडिकुलर है, और ये जो एंगल है ये एंगल हम थीटा अगर बोल लें, ये एंगल हम थीटा बोलें, तो जो tan थीटा होता है, tan थीटा कितना होता है अभी हमने देखा, tan थीटा जो होता है वो होता है a बाय जी, tan थीटा होता है a बाय जी, a की वैल्यू कितनी है g/3, तो ये हो जाएगा 1/3, तो tan थीटा की वैल्यू हो गई 1/3। हमें बताना है कितना पानी बचा है। तो भाई कितना पानी बचा है ये हम कैसे निकालें, इसकी वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी, ये जो ट्रेपेजॉइड जैसा बन रहा है इसकी वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। निकाल सकते हैं इसकी वॉल्यूम भी, एरिया इनटू जो डेप्थ है अंदर, वैसे भी कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा तरीका कि भाई कितना पानी ढुल गया उसकी वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, जो ये एम्प्टी वॉल्यूम है ये भी निकाल सकते हैं। भाई पहले कितना था, इनिशियली कितना पानी था अगर हम देखें तो एल और एल क्यूब पानी था इनिशियली, तो कितना ढुल गया, स्पिल्ड कितना ढुल गया पानी जरा देखें तो भैया कितना ढुल गया, ये लेंथ है एल, ये जो लेंथ है एल, tan थीटा है 1/3, ठीक है ना, tan थीटा 1/3, तो ये लेंथ जो हो गई ये हो जाएगी l/3, ये लेंथ हो जाएगी l/3। ठीक है, सो दिस लेंथ इज ऑल्सो l/3, ये जो लेंथ है ये भी l/3 हो जाएगी। अब जो पानी ढुला, ये जो पानी ढुला जो इस ट्राइंगल बेस के, और ये L डेप्थ, ये ट्राइंगुलर बेस और ये L डेप्थ, ऐसे जितना पानी ढुला अगर वो निकालें तो वो कितना, इस ट्राइंगल का एरिया कितना, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस इंटू हाइट L इंटू L/3,
L इंटू एल बाय 3 दैट इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाय 6 तो इसका एरिया हो गया, एल स्क्वायर बाय 6 तो इसका एरिया हो गया, इंटू जो डेप्थ है बेस इंटू बेस एरिया इंटू डेप्थ, वही तो वॉल्यूम देगा, और डेप्थ कितनी अंदर एल, सो दैट इज एल क्यूब बाय 6। तो एल क्यूब बाय 6 पानी ढुल चुका है, एल क्यूब बाय 6 पानी गिर गया, तो भैया बचा कितना, लेफ्ट इज इक्वल टू, इसमें से माइनस कर देते हैं, एल क्यूब माइनस एल क्यूब बाय 6 दैट इज 5 एल क्यूब बाय 6, इतना पानी बच गया है। ये इस पानी की वॉल्यूम, ये समझ में आई बात। टेन थीटा ए बाई जी से हमने निकाल लिया 1/3, तो ये एल, तो ये एल बाय 3, तो ये भी एल बाय 3, तो उससे कितना पानी धुला, कितनी जगह खाली बची वो निकाल ली और उसको माइनस कर दी इनिशियल वॉल्यूम से, तो हमारे पास में 5 एल क्यूब बाय 6 आ गया। ठीक है, चलिए भाई बात समझ में आई। देखिए टेन थीटा एल 1 ए इक्वल टू जी बाय 3 था, तो ये टेन थीटा 1/3 आ गया, तो इस तरीके का शेप बन गया। अब मान लीजिए एक्सेलरेशन बढ़ा देते, मान लीजिए अगर ये एक्सेलरेशन जी के बराबर होता, अगर ये एक्सेलरेशन जी के बराबर होता तो पता है कैसा शेप होता, अगर एक्सेलरेशन जी के बराबर होता तो कुछ ऐसा शेप होता, ये जो थीटा होता, ये जो एंगल थीटा है, दिस एंगल थीटा विल बी इक्वल टू, जो टेन थीटा है वो टेन थीटा ए बाय जी के बराबर, टेन थीटा ए बाय जी के बराबर, तो ए इक्वल टू जी, तो टेन थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो देखिए ऐसा सरफेस हो जाता अगर ये जी से एक्सिलरेट होता तो, बिल्कुल, जिसमें कि ये जो लेंथ है, ये लेंथ है एल, हमको पता है ये लेंथ भी है एल, तो देखिए टेन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, एल बाय एल 1, तो ये इतना आधा पानी ढुल जाता है इसमें। सर अगर हम जी से ज्यादा एक्सिलरेट कर देते तो, जी से ज्यादा एक्सिलरेट कर देते तो क्या होता, जी से ज्यादा एक्सिलरेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम g से ज्यादा एक्सिलरेट कर देते हैं, मान लीजिए हम 3g/2 से एक्सिलरेट कर देते, तो ये कुछ ऐसा शेप हो जाता। देखिए इसमें जो थीटा है ना, ये लेंथ है l, तो पता है ये कितनी लेंथ हो जाती, 2l/3 हो जाती ये लेंथ। उससे ही तो tan थीटा की वैल्यू, उससे ही तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, l/2/3l दैट इज इक्वल टू 3/2। देखिए अपने आप tan थीटा 3/2 हो गया, विच इज a/g के बराबर। बस, तो जैसे जैसे एक्सेलरेशन बढ़ाते जाएंगे और पानी पीछे से ढुलता जाएगा, जैसे जैसे एक्सेलरेशन बढ़ाते जाएंगे और ढुलता जाएगा। ये जो सरफेस है ये और फ्लैट से स्टीप होता जाएगा और खड़ा होता जाएगा सरफेस। ये भाई एक्सेलरेशन 0 था तो हॉरिजॉन्टल था, जैसे जैसे एक्सेलरेशन बढ़ा है ये और टेढ़ा होता गया, टेढ़ा होता गया, टेढ़ा होता गया और टेढ़ा होता जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है।